हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। लास्ट टॉपिक हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर 8 में मैंने आपको पढ़ाया था चालकता क्या होती है और चालकता कितने प्रकार की होती है, कंडक्टेंस एंड देयर टाइप्स, जिसमें हमने पढ़ा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता, मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, इसकी आप इकाई जरूर याद रखे जाना, है ना। मोलर चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जबकि तुल्यांकी चालकता की इकाई होती है इक्विवेलेंट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ओम इनवर्स। ठीक है, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। आज देखते हैं इन दोनों में रिलेशन क्या है, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध क्या है। आप ध्यान से देखना इसको, तो आगे आपको कोलराउस का नियम समझ में आएगा, क्योंकि कोलराउस के नियम में इन दोनों को चेंज करना काफी क्वेश्चंस के अंदर जरूरी हो जाता है। तो इनमें एक सिंपल रिलेशन होता है, द equivalent conductance, that means lambda n is equal to molar conductance lambda m and divide by valency factor यानी n factor। यहाँ nf का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और फेराड नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ nf का मतलब है वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर का मतलब है संयोजी कारक, संयोजकता कारक या संयोजी कारक। ठीक है, ये वैलेंसी फैक्टर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है कोई आयन ले रहा है या रिलीज कर रहा है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसकी वैलेंसी कारक या संयोजकता कारक होता है। मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करके बताता हूं इस वैलेंसी फैक्टर को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूं। सबसे पहला तो H+ का नंबर कितना है वो देख लो तो वैलेंसी फैक्टर पता चल जाएगा। दूसरा OH- की संख्या कितनी है वो देख लो तो वैलेंसी फैक्टर पता चल जाएगी। और तीसरा, अगर वैलेंसी फैक्टर आपको देखना है तो आप उसकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी देख लीजिए, आपको वैलेंसी फैक्टर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण में इन चीजों को एक्सप्लेन करके बताता हूं। जैसे फॉर HCl, नाउ आपको HCl के लिए लैम्बडा m और लैम्बडा n रिलेशन देखना है। तो HCl में नंबर ऑफ H इज 1, इट कैन रिलीज ओनली 1 H+, यानी H+ केवल एक रिलीज करेगा ये HCl, इसलिए HCl के लिए लैम्बडा n इज इक्वल टू लैम्बडा m, है ना। HCl के लिए लैम्बडा n लैम्बडा m के बराबर होगा। बात समझ में आ गई आपको। ऐसे ही मान लीजिए आपको दे दिया फॉर H2SO4, H2SO4 के लिए लैम्बडा m और लैम्बडा n का रिलेशन क्या होगा। तो वी नो दैट H2SO4 कैन रिलीज 2H+ आयन, है ना। H2SO4 2 H+ को रिलीज करेगा, और अगर 2 H+ को रिलीज करेगा तो लैम्बडा n इज इक्वल टू लैम्बडा m/2, है ना। इसमें 2 H+ है, 2 H+ है, तो 2 H+ के लिए वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो लैम्बडा n इज इक्वल टू लैम्बडा m/2। जैसे कोई सॉल्ट दे दिया आपको, मान लीजिए कोई लवण दे दिया और फिर बोल दिया कि इसका लैम्बडा m और लैम्बडा n का रिलेशन क्या होगा। फॉर एग्जांपल फॉर AlCl3, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्बडा m एंड लैम्बडा n फॉर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो पहले आप इसकी वैलेंसी चेक कीजिए। वैलेंसी कैसे चेक करेंगे, एल्यूमिनियम पे +3 है और Cl पे -1 है। अगर मैं इसको डिसोशिएट करूंगा तो ये डिसोशिएट होगा इस तरह से, Al +3 3 Cl -1, दैट मीन्स एल्यूमिनियम +3 और Cl पे -1 है, लेकिन 3 Cl है, सो इट इज ऑल्सो -3। सो +3 -3 दैट मीन्स वैलेंसी फैक्टर इज 3। बात समझ में आई। तो कोई भी सॉल्ट दिया हुआ हो तो हम उसकी वैलेंसी को इस तरह से वैलेंसी फैक्टर को जो है कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर हम लैम्बडा n और लैम्बडा m रिलेशन देख सकते हैं। लैम्बडा n इज इक्वल टू लैम्बडा m/3, दैट इज फॉर AlCl3। AlCl3 के लिए लैम्बडा n और लैम्बडा m का रिलेशन ये होगा। बात समझ में आई आपको। अगर आपको लैम्बडा m दे रखा है, डायरेक्ट लैम्बडा n निकालना है तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या आपको लैम्बडा जो है n दे रखा है, लैम्बडा m निकालना है तो डायरेक्टली हम इसको यूज करके जो है लैम्बडा n या लैम्बडा m कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, ध्यान है मुझे कि आपको यहां कंफ्यूजन आएगी, इसलिए मैं आपको इसका एक और एग्जांपल बताता हूं। तो देखो एग्जांपल नंबर 4, इस बार मैंने लिया है फॉर दी Sb2S3, ठीक है, एंटीमनी सल्फाइड। व्हाट इज द रिलेशन फॉर लैम्बडा m एंड लैम्बडा n फॉर द Sb2S3। एंटीमनी सल्फाइड के लिए लैम्बडा m लैम्बडा n का रिलेशन क्या होगा। तो देखो n फैक्टर कैसे काउंट करना है, देखना ध्यान से। इसको जब मैं डिसोशिएट करूंगा तो ये बनेगा Sb+3
है ना, इसके नीचे जो चार्ज है वो इसके ऊपर आएगा, तो Sb+3 के 2 मोल्स बने, और प्लस सल्फाइड के ऊपर आएगा ये -2, इसके ऊपर चला जाएगा -2 बन जाएगा, यानी कि S-2, और उसके मोल्स कितने हैं 3। नाउ अब आप टोटल चार्ज काउंट कीजिए, टोटल चार्ज कितना है इधर +6 और इधर टोटल चार्ज कितना है -6, सो इट्स वैलेंसी फैक्टर इज 6, इट इज नॉट 3, है ना। ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ 3 वैलेंसी फैक्टर कर देते हैं कि Sb पे +3 आ रहा है इसलिए वैलेंसी फैक्टर 3 है, नहीं, वैलेंसी फैक्टर आपको इस तरह से काउंट करना है, टोटल चार्ज कितना है पूरे आयंस के ऊपर, तो ये +6 -6, दैट मींस वैलेंसी फैक्टर इज 6, सो λn इज इक्वल टू λm डिवाइड बाय 6, दैट इज द रिलेशन फॉर λm एंड λn फॉर Sb2S3। आई बात समझ में आपको? तो ये रिलेशन है, इसके ऊपर सवाल मैं अभी आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था और जो आज पढ़ा रहा हूं, उन दोनों के ऊपर मैं आपको सवाल बताऊंगा किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंडक्टेंस के अंदर ही एक और पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, या हिंदी में कहें तो इसे बोलते हैं सेल स्थिरांक, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको सेल कांस्टेंट को सेल स्थिरांक। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है और सेल कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखना, कंडक्टेंस का लास्ट पॉइंट है, ठीक है, चालकता का लास्ट पॉइंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंट बाय G स्टार, इसको हम G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेल कांस्टेंट होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स हमने डाल रखे हैं, एनोड और कैथोड, ठीक है, और उसके बीच में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रोवाइड कर रहे हैं। सेल स्थिरांक का मतलब होता है किसी विद्युत अपघटनीय सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस है, दैट इज L, इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस, और जो इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सो G स्टार इज इक्वल टू L/A, एक सिंपल डेफिनेशन बन गई इसकी, है ना, कि किसी विद्युत अपघटनीय सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, है ना, मैं सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी, इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ठीक है, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है, इसको बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट, और ये हमेशा कांस्टेंट होता है। आप देखिए, जब तक आप इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे तब तक ये चेंज नहीं होगी ना, यूं क्यों रहेगा सेल, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी ऐसे ही रहेगा जैसा है जब तक आप चेंज नहीं करोगे। इसका मतलब सेल कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सेल इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा स्थिरांक होता है। अगर मैं इसमें विद्युत अपघट्य चेंज कर दूं, मान लो पहले मैंने इसमें NaCl भरा था, अब मैंने NaCl निकाल दिया और उसकी जगह मैंने इसमें KCl भर दिया, हाँ समझ रहे हो, मैंने अगर विद्युत अपघट्य चेंज कर दिया, NaCl की जगह KCl भी डाल दिया, तब भी उसका सेल कांस्टेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बिकॉज सेल कांस्टेंट क्या है L/A, ये तो वो क्यों हुआ, ये तो मैंने चेंज ही नहीं किया। इसको और आगे एक्सप्लेन करता हूं मैं। वी नो दैट R इज इक्वल टू ρL/A, ये हम पढ़ चुके हैं कि प्रतिरोध किसके बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध इंटू L/A। सो यहां से मैं अगर L/A बाहर निकालूं तो L/A किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू R/ρ, है ना। तो मैं सेल कांस्टेंट G स्टार L/A की जगह R/ρ भी लिख सकता हूं ना। इसका मतलब दूसरा फॉर्मूला क्या बना, द G स्टार इक्वल टू R/ρ। ये एक और परिभाषा आप यहां से इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। क्या परिभाषा बनी, किसी सेल में जो विद्युत अपघट्य है उस विद्युत अपघट्य के प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात, कह सकते हैं हम, विद्युत अपघट्य के प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध का जो अनुपात है वो सेल स्थिरांक कहलाता है। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना, ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। और आगे मैं अगर आपको बताऊं, देखो दिस R इज इक्वल टू 1/G, है ना, एंड ρ इक्वल्स टू 1/K, ये हम जानते हैं। वी नो दैट R किसके बराबर होता है, 1/, चालकता के बराबर, और ρ किसके बराबर होता है, 1/, कापा यानी विशिष्ट चालकता के बराबर। तो अगर मैं ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट करूं
तो आप देखो मुझे कंडक्टेंस, मुझे जो है सेल कांस्टेंट का एक और फॉर्मूला मिलेगा, और वो फॉर्मूला क्या होगा? द सेल कांस्टेंट G स्टार इज इक्वल टू, द सेल कांस्टेंट G स्टार इज इक्वल टू कापा बाय G। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है और ये इंपॉर्टेंट भी है। न्यूमेरिकल करते वक्त ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उस समय ये फॉर्मूला काम आएगा। G स्टार इक्वल्स टू कापा बाई G। मैंने यहां क्या किया, R की जगह 1/G रखा, रो की जगह 1/K रखा, तो मुझे मिल गया G स्टार इक्वल्स टू कापा बाय G, ठीक है। या हम इसको ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं। क्या परिभाषा बना सकते हो आप यहां से? किसी सेल के लिए, ठीक है, किसी सेल के लिए विशिष्ट चालकता, किसी सेल के लिए विशिष्ट चालकता और चालकता, विशिष्ट चालकता तथा चालकता का अनुपात। तो इस तरह से हमने देखा कि सेल के लिए विशिष्ट चालकता और चालकता का जो अनुपात है, उस अनुपात को हम बोलते हैं सेल स्थिरांक G स्टार, ठीक है। और इस सेल स्थिरांक की जो इकाई है वो आप ध्यान रखना, इसकी इकाई होती है सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई लंबाई क्या हो गई? सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मींस इट इज सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, ठीक है। अब जो मैंने आपको कंडक्टेंस और उनके प्रकार जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, अब मैं उनके ऊपर आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा। उस एक ही सवाल के अंदर आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और दूसरे क्वेश्चंस भी आप उस एक क्वेश्चन की हेल्प से कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, चारों कंडक्टेंस उसके अंदर मैं सॉल्व करके बताता हूं। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक विलयन है M/100 कैल्शियम कार्बोनेट का एक विलयन है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन जिसकी सांद्रता M/100 है। मान लीजिए इसका प्रतिरोध जो है वो 1000 ओम है, 1000 ओम इसका प्रतिरोध है, और इस सेल का सेल स्थिरांक वो मान लीजिए है 1.5 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका सेल कांस्टेंट दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको फाइंड करना है इसमें सबसे पहले कंडक्टेंस क्या होगी, चालकता क्या होगी, दूसरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि विशिष्ट चालकता क्या होगी, तीसरा आपको इसमें कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m क्या होगा, और चौथा आपको इसमें निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी कि लैम्डा n कितना होगा। तो देखो एक ही सवाल में सारी चीजें आ गई, इसको आप ध्यान से देखना ताकि दूसरे क्वेश्चन जो बुक में दे रखे हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सको। सबसे पहले हम निकालते हैं कंडक्टेंस G, एंड वी ऑल नो दैट द G इज इक्वल्स टू 1/R। चालकता क्या होती है? प्रतिरोध का उल्टा। प्रतिरोध आपको दे रखा है 1000 ओम, इसका मतलब चालकता किसके बराबर हो गई? 10⁻³ ओम इनवर्स, करेक्ट। 10⁻³ ओम इनवर्स 1/1000 करेंगे 10⁻³ आ गया। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है इसमें K, और जो हम जानते हैं कि भाई K क्या होता है, कापा इज इक्वल टू 1/ρ यानी विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में विशिष्ट प्रतिरोध नहीं दे रखा है, लेकिन हमें यह फॉर्मूला पता है कि G स्टार इक्वल्स टू क्या होता है? कापा बाई G, यानी कि कापा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? G इंटू G स्टार। यहां से लिख सकते हैं कापा इक्वल्स टू G इंटू G स्टार, और G आपने कैलकुलेट कर लिया 10⁻³ और G स्टार आपको दिया हुआ है 1.5, तो ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻³ इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या महो पर सेंटीमीटर। क्लियर? तीसरी चीज आपको क्या कैलकुलेट करनी है? लैम्डा m, एंड वी नो दैट लैम्डा m इज कापा इंटू 1000/C। C मीन्स मोलर कंसेंट्रेशन, मोलरता जो आपको दे रखी है M/100 1/100, ये आपको दे रखी है। कैल्शियम कार्बोनेट की सांद्रता इतनी है, कापा हमने कैलकुलेट कर लिया 1.5 10⁻³ इंटू 1000/C इज 1/100, है ना। सांद्रता आपको 1/100 दे रखी है, इसको सॉल्व कर लिया, 1000 से 10⁻³ कैंसिल आउट हो गया, 100 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 150 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट जरूर ध्यान रखना, यूनिट के ऊपर एग्जाम में सवाल आता है ना। तो इसकी यूनिट आ गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 150, 150 आपके पास आ गई मोलर कंडक्टेंस। अब देखो चौथा पॉइंट आपको क्या निकालना है? लैम्डा n, और लैम्डा n के लिए आप फॉर्मूला मत लगाओ, आप रिलेशन से बना लो। हम जानते हैं कि लैम्डा n क्या होता है? लैम्डा m बाय
वैलेंसी फैक्टर, और कैल्शियम कार्बोनेट का वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, कैल्शियम +2 कार्बोनेट -2, दैट मींस द वैलेंसी फैक्टर इज 2। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, कैल्शियम पे +2 होता है, कार्बोनेट में -2 होता है, तो इट इज वैलेंसी फैक्टर 2। तो ये हो गया अपने पास 150 जो मोलर कंडक्टेंस है डिवाइड बाय 2, ये आपको आंसर मिल गया इसका 75 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की जगह क्या हो जाएगा, तुल्यांक -1, तुल्यांक इनवर्स इक्विवेलेंट -1। देखो अब आप एक ही क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है, किस तरह से हमको उसका जवाब देना है। बात समझ में आई? तो ये हमने पढ़ा चालकता और चालकता के प्रकार, और उसके ऊपर जो है किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कंडक्टेंस जो है चालकता, उसके ऊपर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। कौन सी चालकता पर, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना इसको। मैं बता रहा हूं आपको इफेक्ट ऑफ, क्योंकि ये आगे तक जाएगा। अब ये जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा ये पूरे चैप्टर में आगे तक जाएगा, अप टू द डिबाई-हक्केल-ऑन-सेंगर इक्वेशन तक जाएगा। तो आपका टॉपिक है किसके ऊपर, लैम्बडा m के ऊपर और k के ऊपर। k मीन्स विशिष्ट चालकता पर सांद्रता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन लैम्बडा m एंड k, कापा पर और लैम्बडा m मोलर कंडक्टेंस पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है।